शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एल्डरली पेशेंट्स की मल्टीपल डॉक्टर्स के थ्रू अलग अलग प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट चलती है। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया प्रो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस और टॉपिक होने वाला है फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड द सोर्सेस ऑफ द ड्रग्स, डोसेज फॉर्म एंड द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर एंटर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है, नोट्स हैं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसी के साथ फार्मेसी इंडिया की वेबसाइट pharmacyindia.co.in इसे विजिट कर लेना, ताकि आपको क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर नॉलेज, सब्जेक्टिव ब्लॉग और कॉलेज डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ सकता है। इसी के साथ फार्मेसी इंडिया के जो यूट्यूब चैनल्स है, जैसे कि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी है फार्मा की, उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मेन चैनल। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की या यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल, एंड अगर आप जॉब रिलेटेड अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया जॉब चैनल। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन प्रिपरेशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। अगर आप इंसुलिन का अल्ट्रा लेंटे प्रिपरेशन यूज कर रहे हो तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन बी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस रूट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंसुलिन को हम जनरली ओरली कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टमक के एसिड के साथ कंपेटेबल नहीं, इसका इजीली डिजनरेशन हो जाता है। तो इस रीजन से ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शन नहीं होगा। अब बचता है इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनरली जब हम इंसुलिन की प्रिपरेशन को कंज्यूम करते हैं तो उसका मेन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस रूट। तो ये याद रखना, अल्ट्रालेंटे इंसुलिन एक लॉन्गर एक्टिंग प्रिपरेशन है विच रिक्वायर्स स्लो एब्जॉर्प्शन, और स्लो एब्जॉर्प्शन के लिए हम इंट्रावेनस रूट तो यूज नहीं करेंगे। इस केस में हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं द सबक्यूटेनियस रूट which provides necessary slow and sustained release from the fatty tissue into the bloodstream। तो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो फैट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन को स्लोली ब्लड के अंदर रिलीज करना है, ताकि वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए सबक्यूटेनियस। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंगल ऑफ इंसर्शन कितना होता है? उसका सिंपल सा आंसर है 45 डिग्री, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, इंट्रावेनस 25 डिग्री, एंड अगर आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो ऐसे कंडीशन में 10 to 15 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ इंसर्शन है इसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग्स? ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है? द ड्रग्स विच आर मीन टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑर्फन्स हु कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ द ड्रग, a drug for a disease which is not having any other treatment options at all, a drug which is used for treatment of rare diseases, or a drug that is available in abundance। तो जनरली ऑर्फन ड्रग्स वो होती हैं जो मेडिसिन रेयर बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो सबको नहीं होती, कुछ लोगों को होती है। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेन, ये सब लोगों को नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है। तो ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करेंगे उन्हें कहता है ऑर्फन ड्रग्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट रेयर डिसीजेस इज कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। सो ऑर्फन ड्रग्स की डेफिनेशन तो हमने क्लियर की है, रेयर मेडिकल कंडीशन को ठीक करने वाले मेडिसिन को ऑर्फन ड्रग्स कहता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन गेरियाट्रिक पेशेंट जिनकी एज 60 प्लस है, जो बूढ़े लोग हैं, दादा दादी जी है, तो उनकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गेरियाट्रिक प्रैक्टिसेस में सही है? फर्स्ट ऑप्शन, द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिमिनिशेस विथ
एडवांसमेंट ऑफ द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो ड्रॉप डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। इसी के साथ एंजाइम्स की जो पावर है वो भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने का रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ड्रग का अफेक्ट हो रहा है। तो दो मेडिसिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है या फिर उस मेडिसिन का आपके बॉडी के ऊपर एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। दूसरा, द डोज रिडक्शन इज इनएविटेबल फॉर ईच एंड एवरी ड्रग यूज्ड इन गिरियाट्रिक पेशेंट। क्या गिरियाट्रिक पेशेंट में हर मेडिसिन का डोज हमें रिड्यूस करना चाहिए? नहीं, हर मेडिसिन का डोज हम रिड्यूस नहीं करता है। कुछ मेडिसिन जो सिलेक्टिव होती है उनका ही हम डोज रिड्यूस करता है। पेशेंट्स कंप्लायंस इज द हाईएस्ट इन द गिरियाट्रिक पेशेंट। जिनकी एज ज्यादा होती है, क्या वो पेशेंट अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेता है, कभी भूलते नहीं है, कभी डोज मिस नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। पेशेंट कंप्लायंस जो है वो कम होता है। एंड पॉलीफार्मेसी इज ऑफन अ प्रॉब्लम इन द एल्डरली पेशेंट्स। अब दिक्कत क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स की अलग अलग थेरेपी लेते हैं, उनकी अलग अलग मेडिसिन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको लिवर का प्रॉब्लम है। हार्ट का डॉक्टर आपका अलग है, लिवर का डॉक्टर आपका अलग है। तो हार्ट की जो मेडिसिन चल रही है वो ये है, और ये जो आपकी लिवर की मेडिसिन जो चल रही है ये है। तो पॉलीफार्मेसी में प्रॉब्लम क्या है, एल्डरली पेशेंट्स की मल्टीपल डॉक्टर्स के थ्रू अलग अलग प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट चलती है। तो ऐसे कंडीशन में अलग अलग टाइप की मेडिसिन वो कंज्यूम करता है और इससे रिस्क ज्यादा बढ़ता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो गिरियाट्रिक पेशेंट में ये प्रॉब्लम है पॉलीफार्मेसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इन रिलेशन टू द बक्कल एंड द सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगर आप कंपेयर करेंगे बक्कल रूट को, बक्कल रूट मतलब आप मेडिसिन को यहाँ पे रखता है बक्कल कैविटी में, या दूसरा है सबलिंगुअल रूट जहाँ पे आप मेडिसिन को टंग के नीचे रखता है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एब्जॉर्प्शन थ्रू द एपिथेलियम इज नॉट अफेक्टेड बाय पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग। आपके एपिथेलियम से जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है क्या वो पार्टीशन कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं है? दूसरा, ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय दीज रूट्स कैन बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इस रूट को जब हम यूज करेंगे क्या मेडिसिन लिवर को बाईपास कर सकती है? देयर इज एन ऑप्टिमम लॉग पी फॉर सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन। अगर किसी मेडिसिन को टंग के थ्रू एब्जॉर्ब होना ही है तो उसका लॉग पी वैल्यू जो है लिपिड डिसोसिएशन पार्टीशन कोएफिशिएंट बोलते हैं जिसे हम, क्या वो ऑप्टिमम होना जरूरी है? और दीज आर प्रेफर्ड रूट्स फॉर एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो जनरली एंटी एंजाइनल मेडिसिन को हम सबलिंगुअली कंज्यूम करते हैं, राइट? अगर उन्हें सबलिंगुअली एब्जॉर्ब होना है तो उनका लॉग पी ऑप्टिमम होना चाहिए। एंड एक और चीज, ये मेडिसिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सकती है। तो नीचे के जो 3 स्टेटमेंट्स है वो सही है। गलत कौन सा है पता है? पहला वाला। पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मेडिसिन को आपके एपिथेलियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोला है नॉट अफेक्टेड, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सो एब्जॉर्प्शन वाया दीज रूट्स कैन डन बाय पैसिव डिफ्यूजन, और उसके लिए लिपिड सोल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग 90% से भी ज्यादा ड्रग आपके बॉडी के अंदर पैसिव डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर उनका लॉग पी वैल्यू प्रॉपर नहीं है तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सो जो लॉग पी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रिटिकल फैक्टर है ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। Which of the following route of administration of the drug is associated with phlebitis? अब phlebitis क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जब आप किसी मेडिसिन को वेन्स के अंदर इंजेक्ट करते तो आपकी वेन्स जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है। तो फ्लेबाइटिस को हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब ये जो फ्लेबाइटिस है ये कौन से रूट के साथ ज्यादा कॉमनली दिखाई देता है? सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रास्पाइनल, इंट्राड्यूरल। जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है कि जब भी आप इंट्रावेनसली किसी मेडिसिन को कंज्यूम करता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी जो है वेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को शो करती है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्लेबाइटिस। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस रूट के लिए कंसिडर होता है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
सो इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%, ये याद रखना। और ये उन मेडिसिन के लिए हम यूज करते हैं जिनकी एक्शन हमें बहुत फास्ट या फिर रैपिड चाहिए, और जो मेडिसिन आप ओरली कंज्यूम नहीं करते हैं, जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, ऐसे ही मेडिसिन हम इंट्रावेनस रूट से ले सकते हैं। ओके, नेम ऑफ द ड्रग एक्सेप्टेड बाय साइंटिफिक बॉडी यूनाइटेड स्टेट्स एडेप्टेड नेम्स काउंसिल इज। एक साइंटिफिक बॉडी है जिसका नाम है यूएसएन। जब भी कोई मेडिसिन डिस्कवर होती है तो उसको एक नेम देता है, एक नॉमेनक्लेचर देता है। उस नॉमेनक्लेचर को क्या बोलता है? द जेनेरिक नेम, केमिकल नेम, प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। यूएसएन ये जो नाम देते हैं ना मेडिसिन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, ये उसका जेनेरिक नेम है, लेकिन उसके अलग अलग ब्रांड्स भी हैं। क्रोसिन है, डिस्प्रिन है, इकोस्प्रिन है, ऐसे बहुत, टाइलिनॉल है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये जो साइंटिफिक बॉडी है यूएसएन, ये जो नाम देती है मेडिसिन को, इसे हम बोलते हैं जेनेरिक नेम। इसके ऊपर किसी कंपनी का राइट नहीं होता है, ये साइंटिफिक बॉडी ने दिया हुआ उस मेडिसिन को एक नाम होता है। ठीक है, चलो। सो जेनेरिक नेम, इट इज ऑफिशियल बट नॉन प्रोप्राइटरी नेम। एंड प्रोप्राइटरी नेम वो होते हैं जिन्हें हम ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एडविल नाम का एक ब्रांड है, वैसे ही अदर ब्रांड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल क्रोसिन, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं जिसमें इंग्रेडिएंट तो सेम है पैरासिटामोल, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अलग है। ठीक है, चलो। इनमें से कौन सी मेडिसिन ऑर्फन ड्रग है, रेयर डिसीज कंडीशन में यूज होती है? फर्स्ट, लेवोथायरोनिन। जब किसी इंसान के बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, उसे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसी कंडीशन में हम उसे देते हैं लेवोथायरोन। कार्बेमेजोल ये हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज करता है। नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना पेक्टोरिस में यूज करता है। एंटी एचआईवी ड्रग्स एड्स में यूज करता है। अब एड्स भी बहुत कॉमन हो चुका है, एंजाइना पेक्टोरिस भी होता है लोगों को। कार्बेमेजोल हाइपरथायरॉयडिज्म में हो चुका है, लेकिन ऑर्फन ड्रग्स कैटेगरी में ये जो लेवोथायरोनिन है, ये बहुत रेयरली देखा गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म, T3 एंड T4 का सीक्रेशन आपके बॉडी में बहुत कम हो रहा है, ये बहुत रेयरली होता है। तो इस सिचुएशन को हम जनरली बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। लेवोथायरोनिन एक ऑर्फन मेडिसिन है, ऐसी मेडिसिन जो मिक्सेडेमा कोमा जैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं। वो कौन थे जिन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा गया? जोनाथन पेरेरा, रामनाथ चोपड़ा, ओसवाल्ड श्मिडबर्ग और जेम्स ब्लैक। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सीधा होगा रामनाथ चोपड़ा। लेकिन जब ओवरऑल फार्माकोलॉजी की बात आती है तो वहां पे आते हैं ओसवाल्ड श्मिडबर्ग। तो साइंटिस्ट के नेम और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस याद करना। तो उसमें से मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो है उन्हें हम ओसवाल्ड श्मिडबर्ग इन्हें बोलते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 3 एडवांटेजेस इसमें मेंशन किए हैं, एक्सेप्ट 1। इसमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, कैन अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, डोज कैन बी रेगुलेटेड और हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबलिंगुअल रूट हमें क्विक एक्शन देता है, टंग के नीचे से ड्रग एब्सॉर्ब होता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। एंड यहाँ पे डोज आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्लो डिलेड और प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए तो सबलिंगुअल रूट काम नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में आप सबलिंगुअल रूट ट्रांसडर्मल रूट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये गलत होगा। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए सबलिंगुअल रूट प्रेफर नहीं करते। विच आर द फॉलोइंग ड्रग गिवन रेक्टली फॉर इट्स लोकल एक्शन? इनमें से कौन सी मेडिसिन रेक्टली कंज्यूम करता है, जैसे कि सपोजिटरी फॉर्मुलेशन, इनेमा फॉर्मुलेशन, डायजेपाम, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, अमीनोफाइलिन्स, अर्गुटामाइन। देखो लोकल एक्शन बोलिए, सिस्टमिक एक्शन नहीं चाहिए। तो इसमें से कुछ मेडिसिन सिस्टमिक एक्शन वाले भी है और हमें चाहिए लोकल एक्शन। लोकल एक्शन में हम यूज करते हैं 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है ये हमें लोकल एक्शन देता है। इट एक्ट्स ऑन इन्फ्लेम्ड कोलॉन। आपके कोलॉन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन फैल चुका है, रेडनेस हो गई है, पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम जनरली 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को यूज करते हैं। और बाकी की जो मेडिसिन है
वो सारी सिस्टमिक एक्शन देती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम एनल कैनाल और वहां से उनका एक्शन शुरू हो जाता है। इनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जिसका ट्रांसडर्मल पैच अवेलेबल नहीं है। द फॉलोइंग एजेंट्स आर अवेलेबल एज अ ट्रांसडर्मल पैच एक्सेप्ट वन: इंसुलिन, एस्ट्राडायोल, फेंटानिल, निकोटिन। कभी सुना है इंसुलिन का पैच आता है मार्केट में? नहीं सुना होगा। इंसुलिन का तो सबक्यूटेनियस फॉर्मुलेशन आता है जो हम इंजेक्शन फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं, तो इंसुलिन इस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। निकोटिन, इसे हम तब यूज करते हैं जब किसी इंसान को तंबाकू या सिगरेट की आदत छोड़नी है, अब्यूज छोड़ना है, तो ऐसे कंडीशन में निकोटिन का पैच दे सकता है। अगर आप ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यूज कर रहे हैं तो इसमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो उसका एडवांटेज नहीं हो सकता। 3 स्टेटमेंट्स सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। क्या ट्रांसडर्मल रूट फास्ट एक्शन दे सकता है और इमरजेंसी में यूज करेंगे? क्या ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेगा? क्या एक्शन आपको प्रोलॉन्ग देगा और प्रोवाइड्स स्मूथ नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन? जनरली ट्रांसडर्मल रूट जो है वो स्लो एंड डिलेड एक्शन के लिए यूज करता है। अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए तो आप इंट्रावेनस रूट को, सबलिंगुअल रूट को यूज करो, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी में यूज करता है फॉर इट्स फास्ट एक्शन। ये गलत है, इट इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन इज रॉन्ग। एंटेरिक कोटेड टैबलेट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? किसी भी टैबलेट को हम स्पेशलाइज्ड पॉलीमर का कोट क्यों देते हैं? क्या है उसके पीछे उसका पर्पस? रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए, स्लो एक्सक्रीशन के लिए, टू फ्रीक्वेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग और प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन बाय ड्रग। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो स्टमक एसिड के साथ इंटरेक्ट करते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हमारे स्टमक को इरिटेट कर देती है। तो उन मेडिसिन को हम कोट करते हैं जो एसिड के साथ अनस्टेबल है और जो स्टमक को इरिटेट करती है। तो इसका एक स्टेटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इरिटेशन और गैस्ट्रिक इरिटेशन बाय द ड्रग। तो कुछ मेडिसिन को हम एंटेरिक कोटेड पॉलीमर देते हैं ताकि टैबलेट अंदर सेफ रहे, फिर वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके डिसॉल्व होगी और वहां से एब्जॉर्ब होकर एक्शन दे सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। First pass effect of a drug is important in deciding the plasma concentration once when the drug is administered by which route? अगर आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर रहे हो तो वो कौन सा रूट है जो हमें एक्सप्लेन करेगा कि वो ड्रग कम मेटाबोलाइज हुआ है या ज्यादा मेटाबोलाइज हो चुका है? तो इसमें ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ओरल और सबलिंगुअल। अब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा जानता है। फर्स्ट पास इफेक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जब भी आप किसी मेडिसिन को ओरली कंज्यूम करेंगे उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हमें एक्सप्लेन करता है कि वो मेडिसिन कितनी आपके लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो चुकी है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सारे कंडीशंस में यूज करता है एक्सेप्ट वन: विनक्रिस्टिन, एम्फोटेरेसिन, हायोसिन, अमीकासिन। इनमें से कौन सा फॉर्मुलेशन है जिसका लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ही नहीं? जनरली लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम एक एडवांस्ड फॉर्मुलेशन में इसे कंसिडर करते हैं ताकि मेडिसिन की जो टॉक्सिसिटी है उसे हम रिड्यूस कर सके। तो विनक्रिस्टिन, एम्फोटेरेसिन, अमीकासिन ये थोड़े टॉक्सिक मेडिसिन है। विनक्रिस्टिन को कैंसर में यूज करते हैं, एम्फोटेरेसिन एंटी फंगल मेडिसिन, हायोसिन ये एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है, एंड अमीकासिन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। तो इसमें से हायोसिन जो है ये कम टॉक्सिक है, इसके लिए हम लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज नहीं करते हैं, लेकिन बाकी की जो मेडिसिन है उनके लिए हम लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं ताकि उनकी सेफ्टी इंप्रूव कर सके। सिंपल आंसर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इसेंशियल ड्रग्स? इसेंशियल ड्रग्स क्या होता है? द ड्रग्स दैट हैज बीन डेवलप्ड स्पेसिफिकली टू ट्रीट रेयर डिसीजेस, नो, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। दोज ड्रग्स दैट सैटिस्फाई हेल्थ केयर नीड ऑफ
Majority of the population? Question mark. Those drugs that satisfy the healthcare needs of least 50% of the population? Question mark. Or the drug that is to be used within first hour of acute attack of disease. तो इसेंशियल मेडिसिन वो होती है जो जनरली हम यूज करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस की मेजर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए. सर्दी जुकाम सबको होता है, खांसी सबको होती है, बुखार सबको आता है. तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेजर पॉपुलेशन फेस कर रही है तो उन्हें हम बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन. तो मेजर पॉपुलेशन की बेसिक हेल्थ केयर नीड को सेटिस्फाई करने वाली मेडिसिन को बोलते हैं इसेंशियल ड्रग्स. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट सही है. कौन सा? 80% BA बाय इंट्रावेनस रूट. इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स स्टेराइल टेक्निक. इंट्राडर्मल इंजेक्शन प्रोड्यूसेस लोकल टिश्यू नेक्रोसिस एंड इरिटेशन. इनहेलेशन प्रोड्यूसेस डिलेड सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी. तो जनरली इंट्रावेनस रूट से आपको 100% BA मिलता है, ये तो आप जानते हैं. इंट्राडर्मल इंजेक्शन लोकल टिश्यू नेक्रोसिस एंड इरिटेशन क्रिएट करेगा क्या? क्वेश्चन मार्क. इनहेलेशन प्रोड्यूसेस डिलेड सिस्टमिक बायोअवेलेबिलिटी. नो, ये तो फास्ट एक्शन देता है. ये भी गलत है, ये भी गलत है. अब दोनों में से एक ही ऑप्शन सही होगा, एक तो बी नहीं तो सी. तो जब भी आप इंट्रामस्कुलरली किसी मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे तो जो निडल आप यूज करने वाले हैं वो ऑब्वियसली स्टेराइल ही होनी चाहिए. तो टेक्निक भी स्टेराइल होगी. सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज राइट आंसर. सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन शो करता है? इंट्रावेनस रूट, इंट्रा आर्टेरियल रूट, रेक्टल रूट और ओरल रूट. जब भी आप ओरली किसी मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे वो ओरल कैविटी से इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, वहां से लिवर के पास जाती है, फिर होता है उसका मेटाबॉलिज्म. तो इसका सिंपल आंसर है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इनमें से कौन सा रूट है जिसकी BA 100% होगी? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है. सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल. जब भी आप किसी मेडिसिन को इंट्रावेनसली कंज्यूम करेंगे उसका BA आपको मिलेगा 100%. तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी. सो BA जो है वो हमेशा इंट्रावेनस रूट का कंपेयर करता है अदर रूट्स के साथ, ताकि हमें पता चले कौन सा रूट ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर रिलीज कर सकता है. लास्ट क्वेश्चन. इनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जो सबलिंगुअली आप कंज्यूम नहीं कर सकते या नहीं करते जनरली. आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, बिप्रेनॉर्फिन, अर्गोटामाइन टेट्रानाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड 5 मोनोनाइट्रेट. एक ऐसी मेडिसिन है जो हम सबलिंगुअली नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी 100% है. एनी गेस? इट इज आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट. नाइट्रेट कैटेगरी में एक ही मेडिसिन है जो हम इंट्रावेनसली सबलिंगुअली नहीं लेते हैं, ओरली ले सकते हैं, दैट इज आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट. तो ये थे आज के सेशन के 20 क्वेश्चंस. अगले सेशन में हम और भी 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ऐसे हम एक एक करके जो भी आपकी सिलेबस कॉपी है उसके अकॉर्डिंगली, KD त्रिपाठी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो पढ़ाई करते रहिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फेस इट, फाइट इट, अचीव इट.